इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन पीस एंड सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे समझता है और क्या रिस्पॉन्स देता है पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, जिसमें हम क्लासिकल पीस कीपिंग क्या है, पीस कीपिंग एनफोर्समेंट क्या है और यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनकी स्ट्रेटजीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं और फैक्चुअल नॉलेज देखेंगे उसके साथ। और सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल लेवल में डेवलपमेंट एजेंडे को कैसे प्रमोट किया है और कैसी डेवलपमेंट को जो है यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है। तो सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था ताकि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। आपको पता है वर्ल्ड वार 2 के बाद इसे इस्टेब्लिश किया जाता है और वर्ल्ड वार 2 के बाद इसे इसीलिए इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड वार 3 होने से रोक सके। इसलिए इसके जो चार्टर है यूएन का चार्टर, उसके आर्टिकल 1 में ये लिख दिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल एम का मतलब है, मेन एम ही यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना। लेकिन ये जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या यूनाइटेड नेशन ने एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने में सफलता हासिल कर ली है या फिर ये बैलेंस ऑफ टेरर का एक इत्तेफाक था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सका। बैलेंस ऑफ टेरर का आपको पता है क्या मीनिंग होता है। जब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते जाएंगे तब जो है बैलेंस ऑफ टेरर आता जाएगा। इसका मतलब है वार की संभावना कम होती जाएगी। इतना टेरर आने लगेगा कि एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो दूसरी कंट्री जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है उसको अटैक करने से पहले 1000 बार सोचेगी, क्योंकि उसको पता है कि न्यूक्लियर वेपन की वजह से देयर आर चांसेस ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है अगर मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे भी ख़त्म कर सकती है। तो इसकी वजह से जो है वार की संभावना कम हो सकती है। तो कहा जाता है शायद इसलिए ही वर्ल्ड वॉर 3 जो है हो ही ना सका। तो चलिए ये तो एक चर्चा का विषय रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखे। कभी कभी चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कंट्रीज़ में अभी भी वार होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, सिविल वार्स होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन भी हमेशा जो है सफल नहीं रह सकती क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। यूनाइटेड नेशन अपने मेंबर्स पर डिपेंड है, मेंबर स्टेट्स पर डिपेंड है और ख़ासकर जो परमानेंट मेंबर है, जो परमानेंट P5 नेशंस है उन पर खासकर ज़्यादातर डिपेंड है। तो इसकी वजह से जो है यूनाइटेड नेशन अपनी इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ ही नहीं कर पाया। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्यों नहीं है जो यूनाइटेड नेशन की कैपेसिटी को बढ़ने देते पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए यूएन के चार्टर में ये एक प्रोविज़न ऐड कर दी गई थी कि यूएन की ना अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होगी। लेकिन कोल्ड वार के चलते हुए ये जो ईस्ट और वेस्ट राइवलरी चल रही थी, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए में दुश्मनी चल रही थी, उसकी वजह से यूएन को स्टैंडिंग आर्मी रखने की कभी परमिशन ही नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं ये राइवलरी इस लेवल तक थी कि यूएन के जो की मेजर डिसीजन थे वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते थे। 1945 से लेकर 1990 का वो टाइम है जब कोल्ड वार होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है विटो यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के द्वारा। 193 विटो जो है यूज़ किए जाते हैं। तो पीस एंड सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट रहा है इंटरनेशनल नेशन में इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने फिर कैसे पीस कीपिंग को आगे बढ़ाया, पीस कीपिंग क्या होता है, इन चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। टर्म जो पीस कीपिंग है वो यूएन चार्टर में कहीं पर भी पाई नहीं जाती, लेकिन पीस कीपिंग यूनाइटेड नेशन का एक फेमस एजेंडा बन चुका है। पीस कीपिंग को लेकिन यूएन चार्टर में नहीं पाया जाता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि यूएन के लिए ये एक सिग्निफिकेंट वे बन गया है पीस कीपिंग इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने का। अब पीस कीपिंग यूएन चार्टर में पाया नहीं जाता तो फिर पीस कीपिंग को हम कहाँ पर चार्टर में देखते हैं? तो ये कहा जाता है कि यूएन चार्टर का जो चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 है उसके कहीं बीच में जो है पीस कीपिंग का रास्ता निकलता है। देखिए चैप्टर 6 में ये कहा गया है कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना ना पीसफुल तरीके से करना है, नेगोशिएट करके, टॉक्स करके या डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करना है। और चैप्टर 7 में ये बताया गया है कि अगर पीस को इस्टेब्लिश करने में पीसफुल मैकेनिज्म हमारा फेल होता है, मतलब किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में अगर हम पीसफुली तरीके से सेटल नहीं कर सकते तब हम फोर्स यूज़ कर सकते हैं। यह चैप्टर 7 में कहा गया है। और पीस कीपिंग जो है इन दोनों चैप्टर के बीच का एक पार्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये किसने कहा था? यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है डैग हैम्सरशोल्ड, उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि ये चैप्टर 6.5 में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है कि पीस कीपिंग जो है यूनाइटेड नेशन का चैप्टर 6.5 में आता है। तो ये उनका कहने का पर्पस था कि अगर पीस कीपिंग है भी नहीं, फिर भी कुछ यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ऐसी हम प्रोविजंस निकाल सकते हैं कि पीस कीपिंग जो यूनाइटेड नेशन का मिशन है उसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी तरह से चला सकते हैं। 1948 से लेकर 2009 तक यूनाइटेड नेशन ने 63 पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है कैरिड आउट किए हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात बनती है। अब हमने समझना है कि क्या क्लासिकल पीस कीपिंग क्या होता है, ठीक है, और पीस कीपिंग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं क्लासिकल पीस कीपिंग क्या होता है। क्लासिकल पीस कीपिंग होता है कि यूएन की फोर्स तब इस्टेब्लिश की जाती है जब दो पार्टीज जो लड़ रही थी उनमें सीज फायर जो है इस्टेब्लिश हो चुका है। सीज फायर का मतलब उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है। तो तब यूएन जो है अपनी फोर्सेस वहाँ भेजती है कि वो फिर कहीं लड़ने झगड़ने ना लगे। तो ऐसी जो फोर्सेस है वो एक्चुअली अटैक तो नहीं करेंगी दोनों कंट्री में से किसी को भी, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के केसेस में ही जो है वो अपने वेपन्स को यूज़ करेंगी। और ऐसी फोर्सेस कब कहाँ भेजी जाती है? सिर्फ वहीं भेजी जाती है जहाँ पर जो होस्ट स्टेट है, जहाँ पर ये भेजी जा रही है, उनका कंसेंट मिल रखा है। और ज़्यादा ये जो फोर्सेस है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की अपनी नहीं होती, डेवलपिंग नेशन जो है वहाँ से मंगवाई जाती है। जो दुनिया की मेजर पावर्स है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनकी फोर्सेस जो है यूनाइटेड नेशन के क्लासिकल पीस कीपिंग में यूज़ नहीं की जाती। और ये क्लासिकल पीस कीपिंग का जो मैकेनिज्म है ये सबसे पहले 1956 में यूज़ किया जाता है, जब यूनाइटेड नेशन फोर्सेस भेजता है इजिप्ट में। स्वेज कनाल क्राइसिस जब आता है, इजिप्ट में यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्सेस भेजता है, वहाँ पर सबसे पहले क्लासिकल पीस कीपिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देन बात आती है पीस एनफोर्समेंट की। पीस एनफोर्समेंट यूनाइटेड नेशन ये टैक्टिक्स या ये मैकेनिज्म तब यूज़ करता है जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। इस मिशन में क्या होता है कि इसमें जो फोर्स यूज़ की जाती है वो ऐसे नहीं, इसलिए नहीं की जाती कि किसी कंट्रीज़ में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, झगड़ा हो रहा था, वार हो रहा था, उसको रोकने के लिए। ये रैदर इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि कुछ ह्यूमैनिटेरियंस एंड्स को अचीव करना है। इंसानियत के नाते इस फोर्स को यूज़ किया जाता है। अब इंसानियत के नाते इन फोर्सेस को यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिन स्टेट्स में ऑर्डर ख़राब हो चुका है, ऑर्डर क्लैप्स हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसी फोर्सेस को भेजा जाता है। जहाँ पर सिविल वार जैसी सिचुएशन बन गई है वहाँ पर ऐसी फोर्सेस को भेजा जाता है। अब इन फोर्सेस को जहाँ पर भेजा जाता है ना, एक प्रॉब्लम रहती है कि ये फोर्सेस कभी कभी न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले पाती। न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले पाती मतलब कि उस कंट्रीज़ में जहाँ पर भेजा गया है हो सकता है कि वहाँ के जो रिबेल्स हैं उनका साथ देने लगे और वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगे। तो ये न्यूट्रल पोजीशन रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है इन फोर्सेस के लिए। जैसे कि सोमालिया में ऐसी ही इंटरवेंशन की गई थी 1990s में ह्यूमैनिटेरियन एंड्स को अचीव करने के लिए, और यूगोस्लाविया में भी ऐसी ही इंटरवेंशन की गई थी जब वहाँ पर सिविल वार था 1990s में। तो पीस एनफोर्समेंट में एक और बात ध्यान रखने वाली है, ये ज़रूरी नहीं कि उस स्टेट की मर्जी से ही जो है फोर्सेस को भेजा जाएगा। कभी कभी स्टेट की विल के अगेंस्ट भी जो है फोर्स को भेजा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं क्लासिकल पीस कीपिंग एक पैसिव मैकेनिज्म है, लेकिन जो पीस एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है यूएन का। अब चर्चा आती है एजेंडा फॉर पीस की। एजेंडा फॉर पीस क्या है? एजेंडा फॉर पीस की ये टर्म ज़्यादा हमें दिखाई देती है कोल्ड वार के बाद, क्योंकि यूएन जो है अपना पीस एंड सिक्योरिटी का एजेंडा को एक्सपैंड करता है और वो भी बहुत तेज़ी के साथ क्विकली एक्सपैंड करता है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल उस टाइम के बुतरस गाली यूएन की एक सेमिनल रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका नाम रखते हैं एन एजेंडा फॉर पीस, 1992 में पब्लिश होती है। और ये रिपोर्ट कनेक्ट करती है वो सारे इश्यूज जो पीस और सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर पोस्ट कोल्ड वार के कंटेक्स्ट में। इस रिपोर्ट में कई सारी टर्म्स को यूज़ किया जाता है पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर। हमें वो सारी टर्म को समझना है क्योंकि स्टेटमेंट के रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे। जैसे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। अब प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग भी कहते हैं। मान लो अगर किसी कंट्री में झगड़े होने की संभावना है आपस में किसी कंट्रीज़ में, तो हम प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी में सबसे पहले यूज़ करेंगे यूएन में।
प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का मतलब है यूएन के कुछ ऑफिशियल जाएंगे, जहाँ के कोई और कंट्रीज़ के ऑफिशियल जाएंगे जो उन कंट्रीज़ में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। सो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी में एक चीज़ और भी हो सकती है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए यूएन क्या कर सकता है, वहाँ पर अपनी फोर्सेस को भी भेज सकता है, जिसे पीस कीपिंग फोर्सेस कहते हैं। क्लासिकल पीस कीपिंग में लड़ाई झगड़ा होने के बाद फोर्सेस को भेजा जाता था, तो यहाँ पर लड़ाई हो ना इसलिए भी फोर्सेस को भेजा जा सकता है। देन पीस मेकिंग आता है। पीस मेकिंग का आता है कि जब कोई दो कंट्रीज़ में झगड़ा हो रहा है, हॉस्टाइल पार्टीज़ हैं, उनमें किसी तरह का एग्रीमेंट लेकर आना, और वो एग्रीमेंट बहुत ही पीसफुल तरीके से लेकर आना, उसमें किसी फोर्स का यूज़ ना करना, वो कहते हैं पीस मेकिंग। देन आता है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग का मतलब है जब दोनों पार्टीज़ के कंसेंट से यूएन की फोर्सेस को बुलाया जाता है, और ज़्यादातर ये क्लासिकल पीस कीपिंग की एग्जाम्पल है। जब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, वार ख़त्म हो जाता है, तब जो है पीस कीपिंग फोर्सेस को बुलाया जाता है। देन आता है पीस एनफोर्समेंट, जिसको अभी हमने समझा है। पीस एनफोर्समेंट का मतलब है जब सारे पीसफुल तौर तरीके खत्म हो जाए ना, तब पीस एनफोर्समेंट यूज़ किया जाता है। यानी यूएन के चैप्टर 6 में रिलाय रहने की बजाय चैप्टर 7 को यूज़ किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप फोर्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो पीस एनफोर्समेंट में वही किया जाता है, और पीस एनफोर्समेंट में अकर विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो चाहे उन कंट्री की मर्जी के अगेंस्ट भी वहाँ पर फोर्सेस भेजी जा सकती है, उसे पीस एनफोर्समेंट कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग। सो कन्फ्लिक्ट जो है सॉल्व हो चुका है, लड़ाई झगड़ा वार बंद हो चुके हैं, तो उस कंट्री में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ठीक है, ताकि दोबारा किसी तरह की वायलेंस ना हो और पीस को और भी ज़्यादा कंसोलिडेट किया जाए। वहाँ पर पोस्ट कन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब समझते हैं कि यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन के बारे में। ये एस्टैब्लिश किया जाता है दिसंबर 2005 में। ये एक्चुअली जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की एक सब्सिडायरी बॉडी होगी। ये सबसे पहले प्रपोज की गई थी सेक्रेटरी जनरल की, जो हाई लेवल पैनल ऑन थ्रेट्स, चैलेंजेस एंड चेंज बनाया गया था। इस पैनल ने जो है सबसे पहले प्रपोज किया। देन अगेन सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट है, जिसे कहते हैं लार्जर फ्रीडम, वो मार्च 2005 में पब्लिश होती है। वो भी प्रपोज करते हैं कि यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसमें 31 मेंबर स्टेट्स इंक्लूड होती हैं, और जो फर्स्ट कंट्रीज़ हैं जिनमें पीस बिल्डिंग कमीशन का एजेंडा इस्टेब्लिश किया गया, वो थी सीरिया लियोन, गिनी, लिबेरिया या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसी कंट्रीज़ होगी। इनमें सबसे पहले जो है पीस बिल्डिंग कमीशन का एजेंडा इस्टेब्लिश किया गया। अब ये चीज़ समझने वाली है कि यूएन 1940 से ही उसका एम है पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना, लेकिन जब से यूएन का पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने का एजेंडा एक्सपैंड होता जा रहा है, तो ये ज़रूरत पड़ी कि यूएन का एक अपना पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए, एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो पीस बिल्डिंग प्रोसेस पर काम करे। नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूएन का डेवलपमेंट को लेकर क्या रोल रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन ने लेटर ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि जो ट्रेडिशनल थ्रेट थे ना, वार के लेकर या कन्फ्लिक्ट को लेकर स्टेट्स में, ये एक ट्रेडिशनल थ्रेट थे। अब जो है नए थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। वो नए थ्रेट जो है वो कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं? एक स्टेट के अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है। यूनाइटेड नेशन ने ये रियलाइज़ किया कि ये इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स इतने वेल कनेक्टेड है कि ये किसी एक स्टेट का इशू नहीं है, वो किसी दूसरे स्टेट को या दूसरे अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड उसको भी इम्पैक्ट कर सकती है। वैसे भी यूनाइटेड नेशन के प्रेम्बल में ये चीज़ क्लियर लिखी है कि यूनाइटेड नेशन जो है सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करेगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देगा, लार्जर फ्रीडम देगा, एक ऐसी इंटरनेशनल मशीनरी तैयार करेगा जिसमें इकोनॉमिक और सोशल एडवांसमेंट होगी सभी लोगों की इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसलिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लेकर यूनाइटेड नेशन काफ़ी सीरियस कदम उठाता है। और हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज हैं जो इस चीज़ पर लेकर काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ को लेकर, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हैं 1945 के बाद, और ख़ासकर ये इंक्रीज होते हैं 1990s के टाइम के बाद। कई ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करता है यूनाइटेड नेशन जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का एजेंडा है वो रखा जाता है। जैसे 1992 में एनवायरनमेंट इशू को कवर किया जाता है जो रियो समिट होता है, फिर 1993 में ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस की जाती है वीना में, देन फिर 1994 में जो है
पॉपुलेशन के बारे में बात की जाती है, कॉन्फ्रेंस की जाती है कायरो में। देन फिर वुमेन इशू को लेकर बीजिंग में कॉन्फ्रेंस की जाती है 1995 में। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि यूनाइटेड नेशन जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चर्चा कर रहा है, कंट्रीज़ को इन्वाइट कर रहा है, रिपोर्ट्स निकाल रहा है, अपने इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करते हैं, देखिए इकोसोक तो अपना काम करती है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की, लेकिन उसके साथ जो प्रिंसिपल व्हीकल जुड़ा हुआ है जो ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट पॉलिसी को प्रमोट करता है, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP कहते हैं। इसे 1965 में क्रिएट किया गया था। इसकी जो प्रेजेंस है वो 166 कंट्रीज से भी ज़्यादा मतलब देखने को मिलती है। ये क्या करता है, UNDP एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल जिसे कहते हैं HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट। इसमें बेसिकली वो 3 इंडेक्स पर फोकस करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है एक कंट्री में, लिटरेसी लेवल यानी एजुकेशन कितना है, और पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। 1994 में सेक्रेटरी जनरल जो थे बुतरस गाली, उन्होंने अगर एजेंडा फॉर पीस की रिपोर्ट इशू की थी। इसके बाद उन्होंने एक और रिपोर्ट लेकर आए जिनका उन्होंने नाम रखा एन एजेंडा फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। UNDP के बाद हमें देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन मिलियन डेवलपमेंट गोल का प्रोग्राम लेकर आता है। अब मिलियन डेवलपमेंट गोल का प्रोग्राम क्या था, 2000 में आता है। इसमें कुछ सीरीज ऑफ गोल जो है यूनाइटेड नेशन रखता है हर कंट्रीज़ के लिए, जो यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि 2015 से पहले हमें जो है अचीव करना होगा। सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो लोग $1 से कम में यानी एक दिन में $1 से कम में जो जी रहे हैं उनकी जो संख्या है उसको हाफ नंबर तक रिड्यूस करके लेकर आना है 2015 तक। और हमें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हर एक बंदे को वर्ल्ड के देनी है, यानी प्राइमरी एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए। हायर एजुकेशन की तो अभी बात ही छोड़ दी है। और वे HIV और एड्स या मलेरिया जैसे जो वायरस है उनके स्प्रेड को किसी तरह से रिवर्स करना यानी किसी तरह से रोकना। इसके साथ क्या होता है कि MDG के जो गोल है यानी मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल है वो 2016 में रिप्लेस कर दिए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। अब इतने जो गोल्स हैं उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशन अचीव करना चाहता है मिलियन डेवलपमेंट गोल के बाद। यानी मिलियन डेवलपमेंट गोल अचीव हुए ना हुए, लेकिन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात जो है यूनाइटेड नेशन करने लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने पीस के साथ जुड़ी हुई सारी टर्म्स को ध्यान में रखना है और डेवलपमेंट के इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या स्टेप लिए हैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।